नमस्कार बच्चों, आज हम आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध नाटक एकांकी से संबंधित जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें आपके हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी एकांकी के विकास क्रम से संबंधित प्रश्न आता है और उसके साथ ही इन तीनों विधाओं के जो प्रमुख रचनाकार हैं उन पर स्वतंत्र प्रश्न भी आता है, टिप्पणी के रूप में भी आता है। तो इसी के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गद्य शैली पर चर्चा करेंगे। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग में साहित्य गद्य का पर्याप्त विकास हुआ, परंतु उसका समुचित उत्कर्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उच्च कोटि के आलोचक और निबंधकार थे। उन्होंने पहली बार पाश्चात्य और भारतीय समीक्षा पद्धतियों का सामंजस्य करते हुए हिंदी समीक्षा का रूप स्थिर किया। अपनी स्थापना में वे पूर्ण मौलिक थे। इसी प्रकार निबंधों के क्षेत्र में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वास्तविक दृष्टि से शुद्ध साहित्यिक और विचारात्मक निबंधों की रचना करके हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो रूपों में गद्य में रचनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी थी, आपको जानकारी दे दूं, जिसमें से 11 वर्ष का समय उनकी चर्चित कहानी है। लेकिन यहाँ हम उनके निबंधों और समीक्षा पद्धति पर चर्चा कर रहे हैं। एक और उन्होंने शुद्ध समीक्षात्मक लेखों और ग्रंथों की रचना की। दूसरी ओर उन्होंने मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक विषयों पर सुंदर विचारात्मक निबंध लिखे। उनकी समीक्षात्मक रचनाएं इस प्रकार है: हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी, सूर और तुलसी पर लिखी हुई उनकी आलोचनाएं, काव्य में रहस्यवाद और रसमीमांसा। शुक्ल जी के निबंध चिंतामणि भाग और चिंतामणि भाग 1 और 2 में संग्रहित हैं। उन्होंने मनोवैज्ञानिक निबंधों के अंतर्गत क्रोध, करुणा, उत्साह, घृणा, श्रद्धा आदि मनोविकारों पर विश्लेषणात्मक और कविता, उपन्यास आदि साहित्यिक विषयों पर साहित्यिक लेख लिखे हैं। दोनों प्रकार के निबंधों को विचारात्मक निबंधी कहा गया है। पहले प्रकार के निबंधों में उन्होंने मनोविकारों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उन पर साहित्यिक दृष्टि से लिखा है, और दूसरे प्रकार के निबंधों में साहित्य समीक्षा की प्रवृत्ति है। उनके महत्वपूर्ण निबंध है क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद और काव्य में प्राकृतिक दृश्य। अब हम लेते हैं आचार्य शुक्ल जी की गद्य शैली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार परिष्कृत और परिमार्जित गद्य का प्रयोग किया था। निबंधों की रचना करते हुए उनका एक निश्चित आदर्श था, जिसका पालन उनके निबंधों में हुआ है। उनका विचार था कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इसीलिए वो निबंधों में एक गुम्फित विचार परंपरा की आवश्यकता बताते थे। उनकी समीक्षाओं में भी इसी कसावट के दर्शन होते हैं। कहीं कहीं विषय के अनुकूल उनकी शैली में भावात्मकता का भी समावेश हुआ है। साधारणतः गद्य शैली के निम्नलिखित रूप आचार्य शुक्ल की रचनाओं में, इन निबंधों में हमें देखने को मिलते हैं। पहली गवेषणात्मक शैली, दूसरी भावात्मक शैली और तीसरी व्याख्यात्मक शैली। सबसे पहले लेंगे हम गवेषणात्मक शैली।
इस शैली को विचारात्मक शैली भी कहा जा सकता है। कुछ विद्वानों ने इसे आलोचनात्मक शैली भी कहा है। इस शैली की विशेषता गंभीरता और कसावट है। सामान्य रूप से हम इस शैली का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। पहला है सुगठित शैली, गुम्फित विचार परंपरा। शुक्ल जी की गद्य शैली सुसंगठित है, उसमें कहीं शिथिलता के लिए कोई स्थान नहीं है। वे अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना अधिक अच्छा मानते हैं। उनकी सुगठित शैली का एक उदाहरण देखिए जिससे स्पष्ट हो जाएगा। मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश और काल की परिमिति अत्यंत संकुचित होती है। मनुष्य जिस वस्तु को जिस समय और जिस स्थान पर देखता है, उसकी उसी समय और उसी स्थान की अवस्था का अनुभव होता है। इसमें इस वाक्य में जो दो हमने इनके वाक्य पढ़े हैं, उदाहरण के रूप में लिए हैं, इनमें हमें देखते हैं कि इसमें कम शब्दों में उन्होंने बड़ी बात कही है और बात जो विचार है उनके वो उसमें गुथे हुए हैं, वाक्य कसावट लिए हुए हैं और शब्दों का बहुत सोचा समझा संक्षिप्त प्रयोग इसमें हमें देखने को मिलता है। दूसरी है समास शैली। शुक्ल जी की गद्य शैली को समास शैली कहा जाता है। वे प्राय संश्लिष्ट वर्णन के लिए तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनके वाक्यों में विशेष रूप से कसावट रहती है। इस प्रकार की शैली में प्राय शब्द होते हैं और भाषा में संस्कृत निष्ठता भी रहती है। तीसरी है सूत्रात्मक शैली, इसमें निगमन पद्धति। शुक्ल जी प्रायः सूत्रात्मक शैली का प्रयोग करते हैं जिसे निगमन पद्धति भी कहा जाता है। इसको देखते हैं कि इस शैली की जो विशेषता है वो शुक्ल जी के प्राय अनुच्छेद के प्रारंभ में एक सूत्र वाक्य देते हैं। सूत्रात्मक शैली में शुक्ल जी क्या करते हैं, पहले किसी भी अनुच्छेद के प्रारंभ में एक सूत्र वाक्य देते हैं और शेष अनुच्छेद में उसी सूत्र वाक्य की व्याख्या रहती है और अनुच्छेद के अंत में है वे पुनः सारांश यह है कि, तात्पर्य यह है कि आदि कथनों द्वारा उस व्याख्या का सार भी दे देते हैं। इस शैली का एक उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है। करुणा अपनी बीज लक्ष्य में नहीं फेंकती, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध में होता है, बल्कि कृतज्ञता, श्रद्धा या प्रीति करता है। इसमें करुणा के बारे में शुक्ल जी बता रहे हैं कि करुणा जो है वो अपना बीज लक्ष्य में नहीं फेंकती, जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता। मतलब आवश्यक नहीं है कि जिसके प्रति हम करुणा भाव रखें वह हमारे प्रति भी करुणा का भाव रखे। क्रोध में क्या होता है, जिसके साथ जिसको भी हम क्रोधित होकर के कोई दुर्वचन कहते हैं या क्रोध जताते हैं तो वह व्यक्ति हमारे क्रोध के प्रतिक्रिया के रूप में क्रोध का भाव ही अभिव्यक्त करता है। जबकि करुणा जो होती है उसमें क्या होती है, सामने वाला के हृदय में जिसने उसके प्रति करुणा अभिव्यक्त की उसके प्रति उसके हृदय में कृतज्ञता का, श्रद्धा का या प्रेम का भाव रहता है। यह शुक्ल जी के द्वारा एक सूत्र दिया गया है, फिर उसकी व्याख्या की गई। इस प्रकार गवेषणात्मक शैली में समास पद्धति, सूत्रात्मकता या निगमन पद्धति और सुगठितता का सम्मिश्रण रहता है। दूसरी है व्याख्यात्मक शैली। सूत्र रूप में अपनी बात कहने के साथ ही कहीं कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्याख्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अध्यापक थे, अतः उनकी गद्य शैली में अध्यापकोचित व्याख्या की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक भी था।
कहीं कहीं बात को अधिक समझाकर कहने के लिए उसे कई प्रकार से भी कहा गया है। ऐसे स्थानों पर व्याख्यात्मकता की प्रवृत्ति भी कभी कभी आगे आ जाती है। उदाहरण देखिए, यह नवीनता नहीं है, अपने स्वरूप का घोर अज्ञान है, अपनी शक्ति का घोर अविश्वास है, अपनी बुद्धि और उद्भावना का घोर आलस्य है, पराक्रांत हृदय का घोर नैराश्य है, कहाँ तक कहें घोर साहित्यिक गुलामी है। तीसरा इनकी शैली है भावात्मक शैली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक और निबंधकार होने के साथ साथ कवि भी थे, इसीलिए उनके निबंधों में कहीं कहीं भावुकता में कविता जैसी भाषा का भी प्रयोग हुआ है। मनोविकारों पर लिखे गए शुक्ल जी के निबंधों में उनकी भावुकता विशेष मुखरित हुई है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गद्य शैली समास और तत्सम प्रधान होते हुए भी रोचक और मार्मिक बनी रहती है। दूसरा है इसी के अंतर्गत हास्य व्यंग्य का प्रयोग। शुक्ल जी ने हास्य और व्यंग्य का प्रयोग भी अपनी गद्य शैली में किया है। उनका विनोदी स्वभाव उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त हो उठा है। उन्होंने गंभीर विवेचना के साथ ही साथ मीठी मीठी चुटकियां भी ली है। ये चुटकियां कहीं तो केवल हास्य का पुट रह गई हैं और कहीं कहीं उनमें तीखा व्यंग्य भी मिलता है। ये एक उत्कृष्ट श्रेष्ठ रचनाकार की विशेषता होती है कि वो कहीं सरलता से अपनी बात को स्पष्ट करता है, कहीं सूत्र रूप में अपनी बात को कहता है, कभी उस सूत्र की व्याख्या कर करके उसको स्पष्ट करता है, और कहीं विषयानुरूप परिस्थितियों के अनुकूल उसमें हास्य का परिहास का पुट भी देता है, और उस परिहास के मध्य ही कहीं वो तीखा मर्म स्थल को छूता हुआ गहरा पैना कटाक्ष भी करता है। और पैना कटाक्ष करता है तो उसका जो उद्देश्य रहता है, उसकी जो अभिव्यक्ति का जो सूत्र रहता है, वो सटीक निशाने पर जाकर लगता है। ऐसे स्थलों पर जहां पर शुक्ल जी ने तीखा व्यंग्य किया है, ऐसे स्थलों पर उन्होंने उनके मुहावरों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। जहां इनका प्रयोग किया गया है वहां शिष्ट और मार्मिक परिहास के साथ बड़ी सुंदरता से उनका प्रयोग हुआ है। उदाहरण देखिए, एक कवि जी ने कहा है, काजर दे नहीं एरी सुहागन, आंगुरी तेरी कटेगी कठाचन। यदि कटाक्ष से उंगली कटने का डर है, तब तो तरकारी चीरने या फल काटने के लिए हंसिया छुरी आदि की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। किसी कवि ने यह कहा, काजर दे नहीं एरी सुहागन, की हे सुहागन तो अपनी आंखों में काजल मत लगा, आंगुरी तेरी कटेगी कटाछन, की तेरी अंगुली जो है वो तो कटाक्ष से ही कट जाएगी। तो इस कथन पर शुक्ल जी ने व्यंग्य करते हुए, उसका परिहास करते हुए कहा कि कटाक्ष से उंगली कटने का डर है तो फिर तरकारी चीरने या फल काटने के लिए हंसिया छुरी इनकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, कटाक्ष से ही कट जाएंगे। ये व्यंग्य है। व्यंग्य का प्रयोग जहां हुआ है बड़ा तीखा है। मोटे आदमियों पर यह व्यंग्य देखिए, मोटे आदमियों तुम जरा पतले हो जाओ, अपने अंधे से ही सही तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। अंधे से तब ठठरियां हैं वो शोषित, गरीब, उपेक्षित व्यक्ति जो कंकाल मात्र रह गए, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए, और मोटे व्यक्ति वो है जो सारी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। और एक वर्ग है जो इन सबसे वंचित है, जिसको वो कंकाल मात्र क्यों रह गया, क्योंकि उसको भोजन की भी पूरी पर्याप्त जरूरत, उसकी शरीर की जो भूख है वह भी शांत नहीं
कर पा रहा है। तो कितना तीखा और पैना व्यंग्य यहाँ शुक्ल जी के इस कथन में हमें देखने को मिलता है। शुक्ल जी की भाषा को देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल गंभीर और परिष्कृत भाषा के पक्षपाती थे। अनावश्यक रूप से उर्दू या अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग उन्हें स्वीकार नहीं था। सामान्य रूप से शुक्ल जी की भाषा अत्यंत प्रौढ़, विशेष रूप से प्रांजल और परिष्कृत होती है। साहित्यिक निबंधों में कहीं कहीं उर्दू या विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग शुक्ल जी ने किया है। हास्य व्यंग्य के लिए जहां कहीं उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है, शुक्ल जी ने उन्हें उनके तत्सम रूप में ही रखा है, जैसे खैरियत आदि। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं हम इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना और निबंधों के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग दिया है। शुक्ल जी उच्च कोटि के आलोचक और निबंध लेखक हैं। उन्होंने हिंदी को अपनी समीक्षा की उच्च प्रणाली दी। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान निश्चय ही अन्यतम